अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जद्दी हकीम अमजद भट्टी और आप देख रहे हैं तिब्बे आज़म टीवी, जहां हिकमत बोलती है, जड़ी बूटियां सुनती और सेहत मुस्कुराती है। हम अपने प्रोग्राम तिब के सितारे की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने पिछली 2 किस्तें पसंद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मज़ीद इनकी जो कौमी जिम्मेदारी है, मेरी मुराद नेशनल काउंसिल फॉर तिब के बैसैयद सदर के, उस हवाले से कुछ बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में कुछ ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, तिब्बी काउंसिल के हवाले से अक्सर हमारे अतिबा हजरात नाला रहते हैं कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, रजिस्ट्रेशन के पहलू होते हैं, डिप्लोमे के कुछ इश्यूज हैं और ये नौकरियां नहीं दिलाती। ये 2 सवाल हैं, ये ज़रा अपना हर्ष बताएं। पहले तो हम पिछली प्रोग्राम में काउंसिल की जो असल काम है उसके बारे में तफसील से बात कर चुके हैं। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो मुलाजमतें देना दिलाना काउंसिल का काम ही नहीं है, ना इसके कोई अख्तियारात है, ना कोई कानून में लिखा हुआ है, ना कोई अख्तियारात ऐसे दिए हैं। डेफिनेटली ये हुकूमतों का काम होता है और जितने भी प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं उनका काम मुलाजमतें देना नहीं होता, वो उसकी एजुकेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह या क्लिनिकल प्रैक्टिस देखना काम होता है। तो एक तो ये बात ये वाज़ेह हो गई। दूसरी बात है रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा, ये मसाइल थे जब मैं खुद काउंसिल का रुकन नहीं था। उस वक्त जो अक्सर अतिबा के जब मिलते थे तो अतिबा ये शिकायत करते नजर आते थे कि भी हम अपने काउंसिल के अरकान की शक्ल 5 साल बाद देखते हैं और उसके बाद नज़र कोई नहीं आता। तो मेरा ये दावा है कि मैंने ये जो अतिबा की शिकायत थी ये तकरीबन इसको ख़त्म कर दिया। मैं 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता, मगर ये है कि मैंने तकरीबन इस शिकायत को ख़त्म कर दिया कि अब किसी भी तबीब को जब भी कोई मसला होता है मैं हर वक्त उनके लिए मुयसर होता हूँ। ज़ाती तौर पर ऑफिस भी बड़ा मुस्तैदी से काम कर रहा है। हमने लोगों की अतिबा की आसानी के लिए लाहौर भी जो सब ऑफिस वगैरह किया हुआ है, यहाँ भी पूरा सेक्रेटेरिएट है और अतिबा की रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा रिजल्ट कार्ड जितने भी इस किस्म के मसाइल हैं उन सब को हल करने के लिए हम हर वक्त काम कर रहे हैं और अब बहुत सारे लोगों के मामलात हल हो चुके हुए हैं। जिनके अभी थोड़े बहुत मसाइल रहते हैं तो उनमें बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़ीस अगर 2050 रुपये है तो अतिबा ने सही फ़ीस जो है ना वो 1900 भेज दी या पुरानी फ़ीस भेज दी। तो चूँकि ये फाइनेंशियल मामलात होते हैं, सरकारी चीज़ें होती हैं, तो टेक्निकल जब जिसकी फ़ीस मुकम्मल होती है और बाकी डॉक्यूमेंट मुकम्मल हो तो उसका 1 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह मुकम्मल हो जाती है। और साथ ही हम जो छोटा तबीब कार्ड है वो भी इशू कर देते हैं। पहले ये अक्सर दोस्त शिकायत करते थे कि हमें तबीब कार्ड नहीं आता, अब हमने रजिस्ट्रेशन और तबीब कार्ड को जोड़ दिए। अब फीस भी इकट्ठी वसूल की जाती है और इनको जारी इकट्ठा किया जाता है। हम अगला स्टेप करने जा रहे हैं कि अब नेक्स्ट जो अतिबा को रजिस्ट्रेशन मसूल होगी वो बाकायदा एक फ़ाइल फोल्डर में बंद होकर मिलेगी ताकि वो ख़राब भी ना हो। उससे अगला स्टेप ये करने जा रहे हैं कि हम इसे डिजिटलाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। वेबसाइट पे हमारा काम मुकम्मल हो चुका है, थोड़ा अर्सा और है जिसमें हम इंशाल्लाह इसको जो ऑनलाइन रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो जल्दी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये छोटे मोटे जो मसाइल रहेंगे वो भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपकी काउंसिल में आपके अलावा तकरीबन 21 लोग और जो मेम्बरान काउंसिल हैं, तो आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि वो उतनी दिलचस्पी नहीं लेते जितनी कि बैसैयद सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब आप ले रहे हैं। क्या वो मुखलिस नहीं है या उनको लोगों के अतिबा के मसाइल का इदराक नहीं है या वो सुस्त हैं, और आपके साथ ताउन कैसा होगा? पहली बात तो ये होती है ज़ाहिर है कि हर एक ने जैसे काम तो करने नहीं होते, ये टीम वर्क होती है। मैं अगर काम करता नज़र आ रहा हूँ तो इसके पीछे टीम वर्क है सारे। और हमारे यहाँ
مختلف امور کے لیے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. اس دور میں نصاب کے حوالے سے بڑا کام ہوا. IUSM, ویدک, CPD پروگرام اور بہت سارے, اور ہجامہ کا نصاب اور کلر تھراپی, بہت ساری چیزوں پر ہم نے کام کیا اور ان کے سلیبس پر بھی کام ہوا. یہ سلیبس کمیٹی نے کیا ہے. سلیبس کمیٹی میں 7 لوگ ہوتے ہیں. CPD پروگرام ہے, یہ ہمارے جو اطلاعات و نشریات کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کام اس پہ بڑا اچھا کیا ہے. ایڈمن کمیٹی ہے, جو سٹاف آفس کے حوالے سے معاملات ہیں وہ چیئرمین ایڈمن کرتے ہیں. تو یہ لیگل امور کے حوالے سے بہت سارا کام, جو تجاویز بھی تیار کی گئی ہیں, قانونی امور بھی دیکھے گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نیشنل کونسل فار طب ایک ایسی کونسل ہے جس کے ذمے کوئی پینڈنگ قانونی امور کوئی نہیں ہے. اکثر کونسلز کے کوئی نہ کوئی کیس عدالتوں میں چل رہا ہوتا ہے. ہمارے کوئی قابل ذکر کیس نہیں ہے. کوئی اکا دکا ہوں گے بھی تو وہ سٹاف سے متعلق ہیں, اطباء سے متعلقہ نہیں ہے. تو یہ ہماری قانونی امور کی کمیٹی وہ بھی کام کر رہی ہے. اور فارماکوپیا کمیٹی نے مسودہ تیار کر کے گورنمنٹ کو دیا. پہلی دفعہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو پیش کیا گیا اور اس کی کمیٹی کی. تو اس لیے یہ بھی ٹیم ورک ہے, سارے کام کرتے ہیں. نظر سارے نہیں آتے, نظر ظاہر ہے کہ ایک آدھ بندے نے جو فرنٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے یا لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس نے سب کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے. تو الحمدللہ بڑی اچھی ٹیم ہے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سر. یہ سر آپ نے فارماکوپیا کا ذکر کیا, تو یہ بہت پرانی شکایت اور اطباء کی ضرورت ہے. یہ کب تک ہم توقع کریں گے کہ یہ ہمارے سامنے آ جائے گا؟ جہاں تک کونسل کی ذمہ داری کا معاملہ ہے, کونسل کے کام کرنے کا جو کام تھا وہ مکمل کر لیا ہم نے. وہ آج حکومت وقت جو ہے آج اس کو اجازت دے تو ہم پبلک کر سکتے ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, ہم 1-1.5 سال پہلے تیار کر کے دے چکے ہوئے ہیں. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ جو فارماکوپیا ہم نے ریکمینڈ کی ہے وہ انٹرنیشنل معیار کا عمل ہے. اس میں تمام وہ معیارات کا مد نظر رکھا گیا ہے جو کمیشن میں ہیں, جو برٹش فارماکوپیا میں ہے, جو FD ہے اس کے اندر ہے. وہ تمام چیزیں جو دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے پوری کی ہے. بلکہ ہمارا جو ریکمینڈڈ فارماکوپیا ہے اس میں دیگر فارماکوپیا کی نسبت جو مونوگراف یوز کیا گیا ہے اس کے لیے ہم نے بار کوڈنگ تک شامل کر دی ہے. تو ہم نے کام کر لیا ہوا ہے. قانون کے مطابق اس کو منظور کرنا اور نافذ کرنا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ کونسل کے دائرہ کار میں آتی نہیں ہے. ہم نے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کام کیا ہے. ہم نے حکومت کی سپورٹ کی ہے, حکومت کو تیار کر کے دے دیا. مگر اب یہ کہ حکومتی ترجیحات اب ہم نے کوشش تو کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ کرے اور جلد سے جلد اس کو منظور کرے. تقریر صاحب, آپ تعلیمی معیار کی بھی بات کر رہے ہیں اور سلیبس کے اوپر آپ نے بات کی کہ اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعلیمی معیار ہے اور سلیبس ہے اس وقت جو اطباء پڑھ کر کوالیفائی ہوتے ہیں وہ موجودہ دور کے امراض, اس کے عوارض اور ان حالات کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل ہے, یا اس میں ابھی بھی کچھ شکم ہے؟ میں نے مسیح الملک کی مجمل خان کی وہ بات جو انہوں نے آل انڈیا طبی کانفرنس کے اجلاس صدارتی خطبہ بیان کرتے ہوئے کہی تھی کہ وہ فن کبھی ترقی نہیں کرتا جو ٹھہر جاتا ہے, جو دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتا. تو ہم اپنی اسی قائد اور اسے موسم طب کی بات کو لے کر آگے بڑھتا ہوں. ہم نے اس کے نصاب پر بھی کام کیا. 2 سال کا نصاب اپ گریڈ کر چکے, وہ نافذ ہو چکا. فیڈرل بورڈ اس کے ایگزام بھی لے رہے ہیں. IUSM کا نصاب بن گیا ہوگا اور وہ بھی بین الاقوامی معیارات کے مطابق بن گیا. اگلے 2 سال کا کام بھی ہم مکمل کر چکے ہیں. اب وہ ہماری ڈسکشن میں ہے. ہمارا جو سلیبس کمیٹی ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کا جائزہ لے کر اگلے 1 آدھ ماہ میں میٹنگ ہو اس میں اپروو کرنے جا رہی ہے. ہم یار یہ ایک مسلسل کام ہوتا ہے, یہ رکنے والا کام نہیں ہوتا. سلیبس ہم نے 4 سال کے سلیبس پر کام کر لیے ہوئے. 2 سال اپروو ہو چکے ہیں, 2 سال کے لیے کام جاری ہے. انشاءاللہ اسی سال وہ بھی اپروو ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم اسے نافذ کریں گے. اچھا سر, ایک عام سوال یہ ہے کہ پاکستان بھر کے طبیہ کالجز جتنے بھی ہیں اس میں داخلہ سبھی جانتے ہیں کہ میٹرک سائنس کی بنیاد پر ہوتا ہے. لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کچھ فارمولہ لگایا جائے, فارمولہ سے مراد کالج انتظامیہ کے ساتھ ملی بھگت کر کے
मैट्रिक आर्ट्स वालों को भी दाखिला मिल जाता है? अगर ऐसा है तो मेरा ज़ाती ख्याल है ये काउंसिल की मुआवनत के बगैर मुमकिन नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल है। और हमने देखा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तक की जो लॉ की डिग्रियां वो जाली निकली हैं। ठीक। आप ये नहीं कह सकते कि जो लॉ कॉलेज में 2 नंबर की है या उसके मामलात हैं। हमारा जो सीओ ड्रैप अभी थोड़ा अर्सा पहले FIU उनका केस गया, उनकी PhD की डिग्री जाली निकली। तो ये जो मामलात होते हैं ये पर्सन टू पर्सन होते हैं, इदारा जाती ऐसा मामला नहीं होता। ना इदारा ऐसी किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं ना उसकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं ये अभी कहूँ कि जनाब हमारे यहाँ 0% होता है। कोशिश हम पूरी करते हैं कि ऐसा काम ना हो, हम उस पर और तसल्ली भी करते हैं। जहाँ पे PMDC में MBBS डॉक्टर भी पता चला कि जाली डिग्री पर मुयसर हैं, वकला, जजेस, हर फील्ड में, इवन के हमारे ही पाकिस्तान में एयरफोर्स के हवाले से बताया गया कि कई जो पायलट हैं वो जाली डिग्री पर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फौज ने उनको जाली भर्ती किया, ये मामलात हैं, ये ज़ाती चीज़ें होती हैं। और ये ऐसे लोग रिस्क पर होते हैं जब कभी किसी ने जाली मैट्रिक की सर्टिफिकेट और वो वेरीफाई करवा के भी दे दी और सारे मामला मुकम्मल कर लिए, तो हमारे पास कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं होता कि हम उसको जाके देखें ना भी जाली एक असल है। और वो जब भी कभी हमें कोई रिपोर्ट होता है हम उस पर केस भी करते हैं, उसकी कैंसिल भी करते हैं। हमने बहुत सारी स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट कैंसिल की हैं, बहुत सारे अतिबा की रजिस्ट्रेशनें कैंसिल की हैं पहली दफ़ा हिस्ट्री में, जिनका साबित हो गया, जिनकी चीज़ें हमारे सामने आ गई, हमने वो स्क्रूटनी की या हमारे सामने वो केस आ गया, हमने उस पर एक्शन भी। यानी हम सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब के पास शफाफियत का एक पूरा निज़ाम है जो इन सब चीज़ों को चेक एंड बैलेंस में रखती है और मॉनिटर करती है। पूरी कोशिश की जाती है पूरी, और ये बाकायदा कि निज़ाम लगा दिया गया और इसमें वेरिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया गया। हम आगे और मज़ीद इसको डिजिटल करने जा रहे हैं ताकि ये काम और जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के भी रुकन हैं और मार्केट में गाहे बगाहे साल बाद 6 महीने बाद और ख़ास तौर पर इलेक्शन के मौसम में ये बात आपके साथ मंसूब की जाती है कि अतिबा की जो रजिस्ट्रेशन है या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से, वो पहले ये मिल के उनको ख़राब करते हैं, बाद में ये उनको ठीक करते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड होने के बाद इसकी क्या ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो ये जो आपके मुतल्लिक सही या गलत बात की जाती है इसकी हकीकत क्या है? पहली बात तो ये है कि जी ज़ाहिर है कि जब आप फ्रंट फुट पे होते हैं तो लोग आप पे इल्ज़ामात भी लगाते हैं, और आप अगर लीड करते हैं तो फिर आपको इल्ज़ामात को फेस करना चाहिए। तमाम इल्ज़ामात को हम वेलकम किया हमेशा। बात यह है कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब हकीम प्रोड्यूस करती है, हकीम को रजिस्टर्ड करती है, राइट टू प्रैक्टिस या लाइसेंस जारी करती है। हेल्थ केयर कमीशन का काम है हकीम ने जिस दुकान में बैठकर प्रैक्टिस करनी है उसको रजिस्टर्ड करें, और ये सूबाई या ज़िलाई हुकूमतों का काम होता है, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम ही नहीं होता। आप MCT से रजिस्ट्रेशन लेकर पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां आपने प्रैक्टिस के लिए बैठना है अपनी उस दुकान को उस मुतलका हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर कराएंगे। एक तो ये, और वहाँ पे प्रैक्टिस क्वालिफाइड बंदा ही कर सकता है। तो एक तो ये ज़रा शुरू से मामलात हैं। दूसरी बात ये है, मुझे मेरे दीन ने कानून की पाबंदी सिखाई है। मेरे नबी रहमत ने जिस रियासत में आप रहते हैं उसके कानून पर अमल दरामद करना सिखाया है। हत्ता कि आप कुफर की आप किसी हुकूमत के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर उसके कवानीन की पाबंदी भी हम पर फर्ज है। ठीक है, जो पाबंदियाँ शरीयत के खिलाफ हो तो उसका इजाद है, मगर कानून की पाबंदी करनी होती है आपको। पहली बात तो ये है कि कानून हमारी असम्बली ने मंजूर किया और उसके मुताबिक एक पाबंदी लगी कि आप इस दायरे कार में रहेंगे। जब ये हेल्थ केयर कमीशन का कानून आया था तो 85% लोग खिलाफ थे,
प्रोफेशनल। आज 90% लोग इसके हामी हैं कि उसके आने से बहुत अच्छा हो गया। कि समझ का फ़र्क होता है, जिनको उस वक्त समझ नहीं आया समझ आ गई, जिन चंद % को अभी भी समझ नहीं है वो कल आ जाएगी। कानून बेहतरी के लिए होता है, अगर आप डिनाइल में चले जाते हैं तो फिर आप खुद ख़त्म होते हैं, कानून तो कुछ नहीं बिगड़ता। तो अल्लाह के फजल से मैं ये समझता हूँ हेल्थ केयर कमीशन के आने से हमारी प्रैक्टिस बेहतर हुई है, अतीबा के म्यार बेहतर हुआ है। जो आज भी तबीब की आड़ में गलत काम करना चाहते हैं उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं तिब्ब यूनानी का मालिज हूँ, मुझे तिब्ब यूनानी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एलोपैथिक अद्वियात को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर मैं छेड़ूंगा तो मैं बताई हूँ। सिंपल इस फार्मूले को मद्देनजर रखें। ये बात करने से अगर किसी को तकलीफ होती है तो उनको सलाम पेश करूँगा। अच्छा कीम साहब, बड़ी मज़े की बात है कि शुरू से नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब रजिस्टर्ड करती रही है, इलाज मुआवजा की इजाज़त देती रही है। अब तकरीबन 13-14 साल से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और चारों सूबों के जो केयर कमीशन है वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। क्या इसके लिए कोई 18वीं तरमीम का सीन है या कुछ और वजूहत है? इसकी अटेंशन क्या थी? एक तो 18वीं तरमीम एक पार्शल से काम है कि 18वीं तरमीम के बाद जो हेल्थ का सब्जेक्ट है वो सूबाई सतह पर चला गया, इसकी इन्फोर्समेंट। इससे भी बड़ा जो मामला है ये 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, उसमें एक बच्ची की हलाकत पर डॉक्टर की नेग्लिजेंसी का मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, साबित हो गया कि ये डॉक्टर और अस्पताल की नेग्लिजेंसी पे ऐसे ही मामला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई कानून नहीं था कि किस कानून के तहत उस डॉक्टर को या अस्पताल को सजा दे सके। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था तमाम गवर्नमेंट्स को कि वो बाकायदा कानून साजी करें और इसके लिए जो हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए बाकायदा कानून बनाए जाए कि वो किसको रिपोर्टिंग हो और किस जुर्म पर क्या सजा उनको मिल सकती है। इन कवानीन से पहले ये कानून ही कोई नहीं था। अगर डॉक्टर ने कोई गलती की है, पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं, अपने पैसे कुछ लेके छोड़ दिया, तो कानून नहीं था कि उनको किस कानून के तहत कौन सी जुर्म लगेगा और क्या सजा दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर 2007 में शुरू हुआ, 2010 में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का बना, फिर तीसरा 2012 में KP सिंध का, फिर बलोचिस्तान का भी शुरू हो रहा है और इस्लामाबाद है हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, तमाम सूबों में ये बन चुका हुआ है। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बना और 2010 से लेकर 2015 तक 3 सूबों में काम मुकम्मल हो चुका था। 18वीं तरमीम तो उसके बाद आई है, तो उसके बाद से ज़ाहिर है कि फिर वो सूबाई चैप्टर है, तो वो सूबाई इन्फोर्समेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, वो देखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सूबों के हेल्थ केयर कमीशन हैं इससे मुआलजीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और मरीज़ों के हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसकी वजाहत और उसके कुछ मामला इससे बिल्कुल दोनों को राइट दिए गए हैं। देखिए हम सिर्फ बात तो करते हैं हेल्थ केयर कमीशन सिर्फ हकीम या मुआलिज फंस गया, ऐसी बात नहीं है। कोई मरीज भी अगर तंग करता है किसी मुआलिज को, मुआलिज के पास भी इस कानून ने हक दिया है कि उस मरीज के खिलाफ केस कर रहे। तो ये दोनों के लिए फोरम मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं कि किस ऑर्बिट पे रहकर वो क्या काम कर सकता है। और अब इस कानून के बाद कोई दूसरा इदारा बराह रास्त मुआलिज को तंग नहीं कर सकता। अच्छा कीम साहब, ये बताइए कि आप इतने सारी जिम्मेदारियों से नबरदस्मा हैं और नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब में बहसीत सदर काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को आप देखते हैं और यकीनन आपका फेडरल अदारा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे समेत बहुत सारे अवाम पाकिस्तान और अतिबाई पाकिस्तान, ये हुकूमत अपने बजट में या वैसे नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब को माली तौर पर किस तरह ग्रांट एंड एड करती है या कुछ कैसे सपोर्ट करती है और कितना करती है? पाकिस्तान में शुरू दिन से तिब्ब यूनानी जो यहाँ का रवायती और मकामी तरीका इलाज है वो स्टेट की प्रायोरिटी में रहा ही नहीं है, कभी भी नहीं रहा। और ये हमको आज भी बाज़ लोगों को ज़ोम है, मगर अजीब इत्फाक है कि आलमी इदारा सेहत के जो सर्वेज हैं वो बताते हैं कि 70% से ज़्यादा आबादी मकामी तरीका इलाज से इस्तेफादा करती है, मगर
70% سے زیادہ آبادی کے جو طریقہ علاج سرو کر رہے ہیں اس کی حکومتی سرپرستی کو نہیں ہے، ریاستی سرپرستی کو نہیں، حکومتی نہیں، ریاستی سرپرستی نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سال کا بجٹ 21 لاکھ روپے ہے پوری کونسل کا سال کا پورے بجٹ، پاکستان کے لیے یا ایک صوبے کے لیے؟ صرف ایک نیشنل کونسل پر طب کا جو مرکزی باڈی ہے اس کے لیے، اچھا، جبکہ اس کے جو بلڈنگ کا سالانہ کرایہ ہے وہ 24 لاکھ ہے، اور اس کے جو سٹاف کی تنخواہیں ہیں وہ 1.5 کروڑ ہیں، ٹھیک ہے، 2 کروڑ کے قریب تنخواہیں ہیں، تو 2 کروڑ تنخواہ، 24 لاکھ کرایہ اور یوٹیلیٹیز بل وغیرہ اس کے علاوہ یہ خرچے ہیں، اور حکومت کتنا دیتی ہے؟ 20 سے 21 لاکھ روپے، وہ بھی اس سال، اس سے پہلے 14 لاکھ، اس سے پہلے 11 لاکھ تھا۔ تو یہ گرانٹی لیڈ ہے، یہ بالکل اونٹ کے منہ میں وہ زیرے والی بات ہے، یا وہ بالکل وہ اتنا معمولی ہے کہ اس سے آپ کا کوئی بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ سیلف سفیشینٹ ہے، یہ اپنی جو فیسیں کٹی ہوتی ہیں رجسٹریشن امکانات کے مادے اس سے کونسل چل رہی ہے۔ تو یہ حکومتی کوئی سرپرستی نہیں ہے، کوئی گرانٹی لیڈ نہیں ہے، اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود سروائیو کر رہے ہیں، یہ ایک معجزہ ہے۔ حکیم صاحب، اگلا سوال آپ سے ڈائریکٹ متعلقہ نہیں ہے، آپ چونکہ ویل اویئر آدمی ہیں اور بہت ساری معلومات بہت سارے جو ہمارے طبی لیڈر ہیں یا طبی کارکن ہیں ان سے زیادہ رکھتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں وطن عزیز کے دواثر اداروں کی۔ پاکستان میں ایک ادارہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، جو پاکستان میں دیسی دواثر اداروں کو، ہومیوپیتھ کو، سب کو رجسٹرڈ کرتا ہے۔ تو عام یہ بات پائی جاتی ہے کہ ملک کے چند بڑے اداروں نے، 2-3 اداروں نے مل کر ڈریپ کے ساتھ چھوٹے دواثر اداروں کو بند کروایا ہے، ان کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے تاکہ ان جو بڑے دواثر ادارے ہیں وہ زیادہ پھلے اور زیادہ ان کی کیا کہنا چاہیے تجارت ہو سکے، یا ان کا مال زیادہ فروخت ہو۔ چھوٹوں کو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو صرف وضاحت کے لیے سوال ہے، اگر آپ جواب دینا چاہیں تو۔ جی بالکل، میرا بڑا ٹچی سوال ہے، اور ایک تو پنجابی کہتے ہیں کاواں جا کے ڈور نہیں مردی، تو اگر کسی کے چاہنے سے ادارے بند ہوتے تو شاید بل گیٹس یا جو ٹویٹر کا جو مالک ہے اس کی خواہش پر پوری دنیا کے کاروبار بند ہو جاتے، صرف اکیلے کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب آپ پر مشکل وقت آئے تو آپ اپنے اصل دشمن کو چھوڑ کر آپس میں لڑ پڑیں، یہ المیہ ہوتا ہے، اور یہ چند لوگ ناہنجار اور بیوقوف لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ایک دوسرے کو بلیم بازی کرنی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کیتا ہے، تو یہ کیتا ہے، اصل مسئلہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایکوپڈ نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں، یہ پروگرام شاید اس کا مکمل نہیں ہے۔ جب کبھی آپ اپنے دشمن کا اس کے سٹیٹس پر آ کر مقابلہ نہیں کرتے، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ نشیز آ جاتے ہیں۔ ڈریپ صرف طبی دواثر اداروں کے لیے نہیں بنا، ڈریپ تمام جو دوا سازی کی مینوفیکچرنگ ہے سب کے لیے بنا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں غلط قوانین بنے، اس پہ سب کو اختلاف ہے، بڑے ادارے بھی متاثر ہوئے، اس میں جتنے بھی بڑے ادارے سب متاثر ہوئے ہیں، ان کی سیلز، ان کے بہت سارے معاملات متاثر ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے، میں پہلے بھی اکثر کہتا ہوں کہ جو قانون کو نہیں مانتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، قانون کو مان کر اس میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے۔ جو یہ کہتا ہے کہ قانون اب نہ کوئی بڑا ادارہ اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اسمبلی میں 2 اکثریت کا مالک ہو، نہ اتنا پیسہ ہے، ہمارے طبی دواثر اداروں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ 2/3 اکثریت MNA کو خرید سکے، اور جتنا ایک ایلوپیتھک ملٹی نیشنل ادارہ خرچ کر سکتا ہے، ہمارے سارے ادارے مل کے وہ نہیں خرچ کر سکتے جو ملٹی نیشنل ادارہ ایک ادارہ خرچ کر سکتا ہے۔ تو یہ سوچ ہے، ہمارا اصل جو مخالفت ہے وہ یورپی مائنڈ کرتا ہے، وہ جو مغربی ذہن کے لوگ ہیں وہ ہماری مخالف ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا، اور یہ بے وقوفی تھی کہ ہم نے آپس میں لڑ پڑے،
ہم نے چھوٹوں نے کہا کہ بڑوں نے کیا، بڑوں نے کہا یار ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، اسی کھینچا تانی میں انہوں نے فائدہ اٹھایا اور نقصان کیا ہوا کہ 450 سے سنت 50 پر آیا۔ یہ اپنی بے وقوفیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ہم نے دشمن، اصل دشمن کو پہچاننے کی بجائے اپنے لوگوں کو دشمن بنانا شروع کرنا۔ اچھا، ایک اور سوال جو میں نے تو خیر تقریباً پچھلے 30-32 سال میں دیکھا ہے، جب بھی طبی الیکشن آتے ہیں، الیکشن سے تقریباً 6-8 ماہ پہلے یا 1 سال پہلے وہ اس کا بہت شور و غوغا اٹھتا ہے اور بڑا اس کا جو الزام ہے آپ کی جو جماعت ہے پاکستان طبی کانفرنس، اس پر عائد کیا جاتا ہے اور اس کی لیڈرشپ پر کہ اطباء کو دوا خانے پر دوا تیار کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ پابندی لگوا رہے ہیں، انہوں نے پابندی لگوا دی ہے، یہ اب یہ بس 1-2 سال میں پابندی لگ جائے گی۔ تو یہ ساری بات جو ہے یہ پراپوگنڈا ہے، حقیقت ہے، کیا ہے؟ تھوڑی سی وضاحت فرمائیے۔ نہیں، ظاہر ہے کہ الیکشن کے دور میں سب سے زیادہ جو کام کیا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے سب سے زیادہ، اور جو ذرا مخالفین ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، جن کے پاس کچھ اپنے اطباء کو یا اپنے ووٹر کو متاثر کرنے کے لیے کوئی مواد نہیں ہوتا، وہ پھر دوسروں پر الزام تراشی کو اپنا مواد بنا لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اس آنے والے الیکشن میں اگر ہوئے تو یہ پروپیگنڈا نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پہلے وہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی لیٹر ہونا چاہیے، ڈرائیو نے لیٹر نکال دیا۔ اچھا، ڈرائیو نے کیا کر دیا، ڈرائیو میں لکھ دیا کمپاؤنڈنگ اور ڈسپینسنگ۔ پھر سارے جو افلاطون تھے اس کی قبر کو، اس کی روح کو اصالِ ثواب کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ڈسپینسنگ اور کمپاؤنڈنگ کی ڈیفینیشن، انہیں ساری ڈکشنریاں نکال کے ڈیفینیشن کوٹ کرنی شروع کر دی۔ پھر ظاہر ہے کہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اطباء کے لیے آسانی پیدا کرواؤں کہیں سے۔ پھر میں نے کوشش کر کے ہیلتھ کیئر کمیشن سے ریکویسٹ کی کہ جو ادویات تیار کی جاتی ہے، پریپریشن آف میڈیسن کا لفظ یوز ہو، جان بوجھ کے ہم نے وہ لیٹر لکھا اور ان سے ایک لیٹر جاری کروایا ہیلتھ کیئر کمیشن سے۔ اس میں انہوں نے ہیلتھ کیئر کمیشن نے لیٹر جاری کر دیا کہ جو اطباء اپنی دوا تیار کرتے ہیں وہ اجازت ہے ان کو، اور اس کی وہ تیاری کر کے مریضوں کو دے سکتے ہیں۔ وہ پہلے ڈسپینسنگ اور کمپاؤنڈنگ کی اعتراض تھا، ہم نے پریپریشن کروا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ لیٹر ڈرائیو سے بھی نکلنا چاہیے، ڈرائیو کی وہ بھی انڈورسمنٹ ہم نے جو ہمارا پنجاب کا ہوتا ہے چیف ڈرگ انسپیکٹر، ان سے لیٹر نکلوا دیا۔ تو یہ اب لیٹر بھی موجود ہیں، بہت سارے کلپس بھی موجود ہیں، پبلک بیانات بھی موجود ہیں جو چیف ڈرگ کنٹرولر کے اور اداروں کے۔ اس لیے اب یہ معاملہ وہ نہیں رہے گا، اب یہ چوڑن شہر نامی کے، یعنی آپ نے ان لوگوں کی سیاسی دکان بند کروا دی۔ ارے اور نکالی بہت چیزیں نکل آئیں، لیکن ان کو بے فکر نہ کریں، وہ مطلب مایوس نہ ہو، ان کو اور چیزیں دے دیں گے، ان کو بھی اور چیز دے دیں گے۔ یہ بڑی زبردست باتیں رہیں۔ اب آپ کے ذاتی زندگی کے حوالے سے، ذاتی فیلنگز کے حوالے سے 2-4 باتیں کرتے ہیں کہ صاحب زندگی میں کوئی ریگریٹ ہوا ہو، کوئی پچھتاوا کہ یہ کام نہ ہوتا یا یہ یوں نہ ہوتا۔ اللہ کے فضل سے جس کام کو بھی شروع کیا، میرے دوست، میرے احباب، میرے اساتذہ، میرے گھر والے جانتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں اور اس وقت تک چین نہیں کرتا جب تک کام مکمل نہ ہو جائے۔ میرے اپنے ساتھی جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھ سے تنگ بھی اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ میں کام کے پیچھے پڑ جاتا ہوں۔ تو مجھے یہ ہے کہ ریگریٹ نہیں ہے کوئی بھی۔ میری زندگی میں جو بہت بڑا واقعہ ہوا وہ میرے والد کا انتقال ہے، تو وہ آج بھی میں سوچتا ہوں جب بھی وہ ان کا وہ ذہن میں آتا ہے تو ایک ریگریٹس ہے کہ میں اس فیلڈ میں ہوں، میں طب میں ہوں، مجھے بس سہولیات ہیں، سارا کچھ، میں اپنے والد کو بچا نہیں سکا۔ مگر جب پھر وہ سوچتا ہوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت سے مفر نہیں ہے، ہر ایک نے جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ صبر بھی دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ جو کام کیا دل سے کیا اور اسے مکمل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے کامیابی بھی دی، اور کامیابی کی کرنیں وہاں سے پھوٹی ہیں جہاں سے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس دن میں بے سر و سامان ہوا ہوں
उस दिन जब मैंने सुबह आँख खोली, अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए, इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, बड़ी करम फराई की है। मैं एक छोटे से गांव से उठकर आज नेशनल काउंसिल फॉर तिब का सदर हूँ और उस सीट पर बैठा हूँ जिस पर शिफाल मुल्की से बच्चे बैठे थे। जिंदगी का कोई ऐसा खुशगवार लम्हा जिसे आप बहुत याद करते हैं और जब भी वो याद आता है तो तबीयत ताज़ा हो जाती है? बहुत सारे ऐसे अल्लाह ताला ने इतनी खुशियाँ दी हैं हर लम्हे, और यकीनन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए तमाम चीज़ों पर। बहुत सारे ऐसे लम्हे आए हैं जब अल्लाह ताला ने, मैंने जब सोचा कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, 1-2 माह में अल्लाह ताला ने गाड़ी दे दी, वो खुशी पहली खुशी थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे कौंसल का मेंबर बनना है, सोचा अल्लाह ताला ने रास्ता बना दिया। फिर मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे सदर बनना है, अल्लाह ताला ने सदर बना दिया। तो वो ऐसे ऐसे मामला, और बाज़ औक़ात किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट करते हैं और वो जब, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी और तसल्ली मैं पता किस बात में होती है, जब कोई मरीज़ आकर आपको ये बताए कि मैं आपकी इस दवाई से ठीक हो गया, बहुत ये सबसे ज़्यादा मुझे तसल्ली उस दिन ही होती है। कई पेशेंट के ऐसे केस हैं, मुझे याद है, आज भी याद है, एक क्रिश्चियन बच्ची थी और उसको औलाद नहीं हो रही थी। वो अपने मियाँ, मैंने उसका अपने फ़ोन आया, मेरे घर दोनों मियाँ भी आओ, वो साल बाद मिठाई लेकर आए, कहते कि आपसे इलाज कराया था, मुझे जो है अल्लाह ताला ने नवाज दिया। और उसके बाद वो फिर कई पेशेंट उसके रेफ़र किए। इस तरह कुछ पेशेंट बाहर भी होते हैं जो उनके बच्चा रेगुलर ठीक ही नहीं हो रहा था, तो जब उन्होंने फ़ोन करके बाहर से बताया कि जी मेरा पहली दफ़ा बच्चा स्कूल से सोया है, तो इससे बड़ी खुशी शायद कोई और हो। ये सब नहीं की जा सकती, ये जो खुशी होती है अल्लाह ताला ये इसमें जो बरकत डालते हैं, इससे बड़ी खुशी शायद कोई हो। अच्छा, इतनी सारी मसरूफियात के बावजूद आप प्रैक्टिस में हैं, इलाज मुआवजा कर रहे हैं? हाँ, ये जो मसरूफियात हैं ये आर्जी हैं। मैं और ये जो है ना सदारत, कौंसल, मिंबरी, ये सारी चीज़ें आर्जी, अल्लाह ताला ने आपसे कोई काम लेना है और बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होता है। असल तो ज़िंदगी प्रैक्टिस है, जो मैं जिस प्रोफेशन से मुतल्लक हूँ, मैंने आज आके तिब भी करनी है, तबाबत ही करनी है और फिर ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उसी काम से मुतल्लक रहना है। इसलिए मैं अपना ये काम कभी भी नहीं छोड़ता, जो भी हालात हो, जहाँ भी हो, कोशिश करता हूँ मरीज़ों के साथ रब्ता रहे और अपना इलाज मुआवजा करता रहे। इस वक्त वतन रीत के जितने भी अतिबा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस अंदाज से और जिस तरह की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं? जी, पिछले 4-5 साल में बहुत बेहतरी आई और मैं असल में उम्मीद रखने वाले लोगों में से हूँ। मैं बाबा जी इशफाक के फॉलोअर्स में से हूँ, जो कहते थे कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास कॉमन पेन नहीं थी, स्टेपलर पेन नहीं थी। आज हमारे पास हैवी मैकेनिकल मशीनरी की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। मैं हमेशा उम्मीद की दुनिया में रहने वाला बंदा हूँ। खराबियाँ थी, कमज़ोरियाँ थी, सफाई के मामलात थे, आज बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। पूरे पाकिस्तान में अतिबा के मतलब भी साफ़ हुए हैं, बेहतरी भी आई है, प्रैक्टिस भी बढ़ी है, हिजामा करना शुरू कर दी है, फस्द करना शुरू कर दी है, बहुत सारी नई टेक्निक्स शामिल हुई हैं और अतिबा के मतलब इम्प्रूव हुए हैं। ये बहुत ही खुशहाल बात है। अच्छा, आप हुकूमत वक्त यानी हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान से कोई मुतालबा करना चाहेंगे या उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे साथ यानी अतिबा के साथ सतीला सलूक है उसको के ऊपर नजरसानी करें, क्या कहेंगे आप? पहले दुआ करते हैं हम सबको। मैं आवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को पाकिस्तानी हुकूमत मुयसर करे, नसीब करे। और जब पाकिस्तानी हुकूमत आ जाएगी और जो मौजूदा हुकूमत है या हुक्मरान है, मुझे समझता हूँ कि इनमें जज्बा उबुल वतनी मौजूद है और अल्लाह करे कि इनमें ये जज्बा उजागर हो जाए कि वो चीन और इंडिया से ही सबक सीख लें कि ज़िंदा कौमें अपने मकामी अलूम व फ़नून को तरक्की देती हैं और तमाम तर इन्हिसार अपनी ज़ाती चीज़ों पर किया जाता है। देखिए, छोटी सी जंग का मामला आया, इंडिया के साथ मामलात ख़राब हुए, कितनी अदलियात हमें इंपोर्ट नहीं हो सकी, कितनी अदलियात, और हम एक दफ़ा मुश्किल में पड़ गए और उसकी वजह से जो अदलियात की प्राइस है वो कहाँ से कहाँ तक चली गई। इसकी बजाय अगर हम अपने जो लोकल जड़ी बूटियाँ और कुदरती अदलियात मौजूद हैं,
इनका कोई बाकायदा मैकेनिज्म बनाया जाए, सरपरस्ती की जाए, तो हम इस किस्म की मुश्किलात से बच सकते हैं। और चीन ने ये काम कर लिया है, इंडिया ने काम कर लिया है, दुनिया में ये सनत बहुत तरक्की कर रही है। पाकिस्तान उसमें जीरे के बराबर भी नहीं है। आज अगर हुकूमत कमिटमेंट कर ले तो हम अगले 5-7 साल में इंडिया से ज़्यादा कमा सकते हैं और पाकिस्तान को खुद कफील कर सकते हैं इलाज मुआवजा के फील्ड में। तो ये हुकूमत को बस इसमें दरख्वास्त की जा सकती है कि सरपरस्ती करे, रियासत सरपरस्ती करे, अतिबा की, शोबा तिब्ब यूनानी की, यहाँ पे अब एजुकेशन की भी कमी नहीं है, ट्रेन हुक्मा की भी कमी नहीं है, सिर्फ विल की ज़रूरत है, हुकूमती सरपरस्ती की ज़रूरत है। नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब और पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस हर मुमकिन इसके लिए जो है तामन भी करेगी और पूरी तरह कमिटेड है कि हमने ये करना है। ये सब जिंदगी में किसी से कोई गिला, कोई शिकवा, कुछ किसी को कुछ कहना चाहे? पहली बात यह है कि गिला शिकवा कमज़ोर लोगों का मामला है और अल्लाह ताला का करम है हम पर। मेरा किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। जो मेरे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, मैं समझता हूँ मुझे वो और मेहनत करने का दर्स दे रहे होते हैं, मुझे वो और कुछ करने का एक रास्ता दिखा रहे होते हैं। जो जहाँ भी मेरे लिए किसी ने मुश्किल पैदा करने की कोशिश की, उस वक्त मुझे लगा कि ये मुश्किल है, मगर अगली लम्हे उसकी जब मैंने उसको एड्रेस करने की कोशिश की तो मुझे अल्टीमेटली ये सबक मिला कि इस मैदान में शायद कोई कमज़ोरियाँ थी। अल्लाह ताला ने वो दूर करने के लिए इस बंदे को पैदा किया था। उसने मेरे ख़िलाफ़ कोई बात की, मेरी इस्लाह के लिए बात की। मुझ पे जो तनकीद करते हैं बुरी लगती है सारे इंसानों की तरह, मगर अल्टीमेटली मैं उसे दिमाग में बिठाता हूँ, अपनी इस्लाह की कोशिश करता हूँ। जो शख्सी खराबियाँ कमी कुताही होती है मुझ में भी होती हैं, मैं उनको इनसे सीख कर बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। नादरीन, यकीनन आपको तिब्ब आज़म के नए सिलसिले तिब्ब के सितारे की ये किस्त भी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह नए अतिबा के साथ तिब्ब के सितारे प्रोग्राम में हाजिर होते रहेंगे। आप इंशाल्लाह इसी तरह तिब्ब आज़म टीवी के साथ जुड़े रहिए, फितरत अपनाइए, सेहत पाइए। तिब्ब तबीब जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।